खालिदा जिया जिनकी बात की जा रही है वो बहुत बीमार है। एक बेटा मर चुका है और दूसरा लंदन में है। तो खालिदा जिया बीमार है, उनका एक बेटा मर नहीं है इस दुनिया में, दूसरा लंदन में है। तारिक रजा को बांग्लादेश में उम्र कैद की सजा हुई थी। क्या बीएनपी तारिक रजा को बांग्लादेश की कमान सौंप सकती है? क्या लगता है आपको? संजय भारद्वाज जीआरपीसी की बात कर रहे थे, कौन हो सकता है यहाँ पर शेख हसीना की जगह? अभी एक बात नाम आ रहा है जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनका भी नाम आ रहा है। देखिए, मैं एक बात गौरव जी एक बात मैं आपको बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं। देखिए, मोहम्मद यूनुस, मैं पहली बात तो ये कहता हूं कि बांग्लादेश में न्यूट्रल कौन है, क्योंकि सिविल सोसाइटी और पॉलिटी इज वर्टिकली डिवाइडेड टू फोर्सेस, दो फोर्सेस में डिवाइडेड है, या तो एंटी अवामी लीग है या प्रो अवामी लीग है। तो मोहम्मद यूनुस जो है, वो उसकी जो पॉलिसी, जो उसके स्टेटमेंट्स, आज भी उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें वो साफ एंटी अवामी लीग है। तो जब पार्टीजन नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में घुसने का और केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड चीफ बनने का। पहले भी ये सवाल 2006 में भी ये बात उभर के आया था। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ना ही बीएनपी उनको एक्सेप्ट करेगी, ना ही जमात एक्सेप्ट करेगी, ना ही अवामी लीग। वहां पर सवाल आता है कि बांग्लादेश में न्यूट्रल व्यक्ति कौन है और कितना जो बांग्लादेश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। एक बहुत बड़ा एक सवाल बांग्लादेश में हमेशा बना हुआ है, क्योंकि विनर टेक्स ऑल का एक सिद्धांत हमेशा रहता है। बीएनपी रहती है, बीएनपी अपने सब व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। अवामी लीग रहती है, तो अवामी लीग अपने सब व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर आर्मी कैसे व्यक्ति को चूज करती है, कहां पे? जैसे कुछ नाम आ रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो न्यूट्रल नहीं है, वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड है, एक्टिविस्ट है पार्टी के। जब पार्टी के एक्टिविस्ट को ही लेके आना है और एक ग्रुप और एक आइडियोलॉजी के लोगों के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, तो शेख हसीना को हटाने की क्या जरूरत थी? वो भी यही काम कर रही थी, वही निपोटिज्म की बात कर रही थी, वो भी अवामी लीगर्स का मदद कर रही थी, वो भी फ्रीडम फाइटर्स के साथ खड़ी हुई थी, तो उनको हटाने की जरूरत नहीं थी। तो आप बात मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है आर्मी के सामने, एक कि कौन इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, उनमें कौन कौन लोग होंगे और किस तरीके से वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित कर पाएंगे। जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है कि आप जॉब दीजिए, आप 10 दिन में जॉब दे देंगे, कैसे जॉब दे देंगे, आप महीने में जॉब दे देंगे। एक बहुत बड़ा एक डेमोग्राफी है, 17 करोड़ लोग बांग्लादेश में रहते हैं, जहां पे फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, हर तरीके की समस्याएं आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। ओके सर, तो ये देखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मुझे लगता है जनता शेख हसीना को याद करेगी दोबारा से कि वो सरकार थी जिन्होंने 6 से 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रखा, जिसने रेमिटेंसेस की को जनता याद रखेगी या जनता ने ही उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया? अगर सब नहीं तो ये जो लोग थे, ये तो बांग्लादेश के ही लोग थे ना, वो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, लेकिन थे तो बांग्लादेश के ही, जिन्होंने उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े कू के बाद अम्बेडकर चक्रवर्ती, आपको लगता है कि बांग्लादेश में नियर फ्यूचर स्टेबिलिटी जल्दी आएगी? लगेगा स्टेबिलिटी आने में। इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह के लोग हैं उसमें, अगर लोगों को उन पे आस्था है तो शायद स्टेबिलिटी जल्दी आए, अगर आस्था नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी इतनी जल्दी। और फिर स्टेबिलिटी आकर भी ये इंटरिम गवर्नमेंट तो रह नहीं सकती ना, कितने दिन रहेगी? 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, उसके बाद तो क्या होगा? उसके बाद तो इलेक्शन ही कराना पड़ेगा। और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे इनसे? तो ये एक लिम्बो में चला जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो है उसमें चला जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट का तो कोई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक एंगल इलीगल टाइप का गवर्नमेंट हो जाएगा। पर ठीक है, स्टेबिलिटी अगर लाने के लिए ये कामयाब होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर ये भी धराशायी हो जाएंगे थोड़े दिन बाद।